क्या आता है ऊपरी, तो वो क्या मिसिंग हो जाता, फिर मतलब नहीं होता कुछ भी। इसलिए थोड़ा सा पानी वानी पास में लेके बैठा करो, है ना, ताकि दिक्कत नहीं आए जाने उठने की। इसलिए आप थोड़ा सीरियस होकर इसको देखना, ज़्यादा सीरियस भी मत हो जाना, लेकिन सीरियस होकर देखना इसको, ठीक है ना। तो आसानी से समझ में आ जाएगा पूरा टॉपिक आपको, ठीक है ना। चल करें, बोलो स्टार्ट करें क्या इसको? हाँ करते हैं स्टार्ट। ओके गुरुजी, ठीक, चलो। दोस्तों महाजनपद युग की बात करें हम पहले, तो महाजनपद युग का टाइम पीरियड की अगर बात करें तो कब से कब तक महाजनपद युग था, तो 600 ईसा पूर्व से लेकर ये दोस्तों चलता है 325 ईसा पूर्व तक। कहाँ से कहाँ तक है भैया साहब? 600 से लेकर 325 ईसा पूर्व तक हमारा चलता है क्या, महाजनपद युग। ठीक, बात समझ में आ गई यहाँ तक। इसके बाद देखते हैं हम आगे महाजनपद एक्चुअल में होता क्या और इनकी संख्या कितनी है। तो ध्यान दीजिएगा, महाजनपद टोटल जो हमारे पास है ना अभी, महाजनपदों की कुल संख्या हमारे पास है 16 महाजनपद। कितने महाजनपद है भैया साहब? 16 महाजनपद वर्तमान में हमारे पास है। और 16 वर्तमान में नहीं है, तो आजकल तो इनका अस्तित्व, हाँ अस्तित्व तो है, लेकिन आजकल इनको महाजनपद नहीं बोला जाता है। लेकिन ध्यान देना, महाजनपद उस समय के महाजनपद हमारे पास कितने थे, ध्यान देना 16 महाजनपद थे, जिनमें से ध्यान देना, जिनमें से 16 महाजनपद में से 2 तरह के महाजनपद हमारे पास थे। अब कौन कौन से 2 तरह के थे, तो ध्यान देना 14 जो थे ना वो ऐसे थे जो राजतंत्र थे, यानी कि राजतंत्रात्मक थे, और 2 इसमें से ऐसे थे जो गणतंत्रात्मक थे। यानी कि 14 से तो कैसे थे हमारे पास, 14 कैसे थे, राजतंत्रात्मक, और 2 हमारे पास कैसे थे, गणतंत्रात्मक। गणतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक का मतलब समझ में आया आप लोगों को? इसका मतलब क्या होता है, देखिए राजतंत्रात्मक का मतलब होता है कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, जबकि गणतंत्र का मतलब ये होता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अर्थात वंशानुक्रम शासन नहीं चलेगा। बात समझ में आ गई आपको? 14 ऐसे थे जो राजतंत्र वाले थे, जिन पर राजा का बेटा राजा बनता था, यानी कि पीढ़ियाँ चलती रहती थी, पीढ़ियाँ गुजर जाती थी, उनके राजा बनते रहते थे, उनके घर से एक ही परिवार से राजा बनते थे, एक ही परिवार से। लेकिन गणतंत्र में ऐसा था कि वहाँ पर राजा का बेटा राजा नहीं बनता था, वो एक्चुअल में ऐसा बनता था जहाँ पर जनता उसकी इच्छा से चुनती थी उसे, वही राजा बनता था। और वे 2 कौन थे, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार पूछा गया, बहुत बार आया प्रश्न, ध्यान से सुनो। महाजनपद युग का टाइम पीरियड 600 से लेकर 325 ईसा पूर्व तक। कितने महाजनपद हैं, 16 महाजनपद थे, जिनमें से 14 राजतंत्रात्मक थे और 2 कैसे थे, गणतंत्रात्मक थे। अब 2 गणतंत्रात्मक कौन से थे, उनसे प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब मैं 2 के बारे में बता देता हूँ। 2 कौन कौन से भैया साहब, तो 2 के बारे में सुनो ध्यान से। वो 2 थे हमारे, एक का नाम था दोस्तों वज्जी, और एक का नाम था दोस्तों मल्ल। तो मल्ल और वज्जी 2 ऐसे जनपद थे, ऐसे महाजनपद थे, जहां पर गणतंत्रात्मक शासन लागू था, यानी कि वहां पर वंशानुगत शासन नहीं था, वहां पर राजा का बेटा राजा नहीं बनता था, बन भी जाए लेकिन वो जरूरी नहीं था। लेकिन 14 जो ऊपर वाले थे ना, इनमें ऐसा नहीं था। यहाँ पर तो ऐसा था कि भैया राजा का बेटा राजा ही बनेगा। समझ में आ गई बात आपको? राजतंत्र में ऐसा होता था कि राजा का बेटा राजा बनता था, जबकि गणतंत्र में ऐसा नहीं होता था, यहाँ पर जनता की इच्छा के अनुसार राजा बनता था। और वे 2 कौन कौन से थे, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वो दोनों के दोनों आपको याद होना चाहिए, एक का नाम था वज्जी और दूसरे का नाम था मल्ल। बात कहानी क्लियर यहाँ तक? सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या, महाजनपद युग के बारे में, उसका टाइम पीरियड पढ़ा 600 से लेकर 325 ईसा पूर्व। फिर हमने देखा कि हमारे पास कितने महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद थे। 16 में से 14 कैसे थे, राजतंत्रात्मक थे, और 2 कैसे थे, गणतंत्रात्मक थे। राजतंत्र का मतलब क्या होता भैया, कि राजा का बेटा राजा बनेगा, उसके अलावा कोई राजा नहीं बनेगा। जबकि गणतंत्र का मतलब क्या था, कि यहाँ पर राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, यहाँ पर जनता के अनुसार, जनता की इच्छा के अनुसार राजा बनेगा। और ऐसे 2 मात्र ऐसे जनपद थे जो हमारे गणतंत्रात्मक थे, यानी कि वज्जी और मल्ल, ये दोनों ही गणतंत्रात्मक महाजनपद थे, बाकी राजतंत्र थे। आया यहाँ तक समझने सभी को? आ गया बोलो?
हाँ, वंशनों का शासन, बहुत बढ़िया। पवन सोंधिया, असिता, बहुत बढ़िया। अन्नू मिश्रा जी, सर आपकी क्लास में मेरा पहला दिन है, प्लीज़ क्लास की टाइमिंग बता दीजिएगा। अन्नू जी, हमारी क्लास इवनिंग में 6 बजे से लेकर 7 बजे तक रहती है और यहाँ पर हम अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में प्राचीन काल चल रहा है हमारा, और आज का टॉपिक हम बिना स्लाइड के बता रहे हैं, क्योंकि आज स्लाइड इसलिए लाया हूँ क्योंकि टॉपिक ही बड़ा कठिन है और इसको तो बच्चे छोटा टावर के हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा मुझे, तब जाके आपको पल्ले पड़ेगा। इसलिए ये टॉपिक मेरे को लिखकर बताना पड़ रहा है। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कठिन है, इसलिए थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, और इसको मैप के हिसाब से पढ़ाऊंगा मैं, पूरा मानचित्र बना के समझाऊंगा आपको, तब जाके पल्ले पड़ेगा। इसलिए इस क्लास को अटेंड जरूर करना आप लोग, और डेली मेरी क्लास 6 बजे रहती है, आप सभी लोग आ जाए करो। ठीक है जी, क्लियर सभी का? हाँ ठीक है। गुड इवनिंग सोना सोलंकी, गुड इवनिंग। हाँ चलो आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर सभी का। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि गुरुजी ये महाजनपद नाम कैसे पड़ा इसका, क्या डायरेक्ट महाजनपद बन गया था? तो जी बिल्कुल नहीं बना था, इससे पहले और भी घटना हुई थी। देखिए कैसे महाजनपद बना उसके बारे में सुन लीजिए। देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ पर कई प्रोसेस चलती है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर महाजनपद कैसे बना उसके बारे में सुनो आप ध्यान से। सबसे पहले बना था हमारा कुल। सबसे पहले क्या बनता है? कुल बनता है। अब कुल में तो आप सभी लोग जानते हैं कि हम बोलते हैं ना हमारा जन्म इस कुल में हुआ था, इस कुल में हमारा जन्म हुआ था। तो कुल मतलब ये होता है कि जहाँ पर एक परिवार, छोटा सा परिवार निवास करता हो, उसे कुल कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा क्या, अब कुल बहुत सारे परिवार मिल जाएंगे तो क्या बनेगा भैया? बहुत सारे परिवारों को मिलाकर क्या बनता है? एक गाँव बनता है। गाँव बनता है कि नहीं बनता? तो कुल से बनेगा क्या? गाँव बनेगा, यानी कि ग्राम। कुल के बाद क्या आएगा? ये प्रश्न भी आ सकता है यहाँ से कि महाजनपद की तीसरी स्टेप क्या है? तो तीसरी स्टेप मतलब कुल के ग्राम के बाद क्या आएगा, ये पूछना चाह रहा है आपसे। तो समझ में आया? तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है, इसलिए ये भी आपको याद होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। यानी कि सबसे पहले आपके परिवार, यानी कि कुल। आप बोलते हैं ना हमारा तो इस कुल में जन्म हुआ है, मतलब आपका इस परिवार में जन्म हुआ है, सीधी सी बात ये है। तो कई परिवारों को मिलाकर एक गाँव बनता है, इसलिए कुल के बाद क्या बनेगा? गाँव बनेगा। अब ध्यान देना दोस्तों, कई गांवों को मिलाकर एक विश बनती है, यानी कि विश बनता है। कई गांवों को मिलाकर क्या बनता है? एक विश बनता है। जैसे हम बोलते हैं ना ग्राम पंचायत बोलते हैं वर्तमान में, जिसे ये विश कहलाता था पहले। तो गांवों को मिलाकर बनता था क्या? विश बनता था। ठीक, समझ में आया यहाँ तक? इसके बाद दोस्तों गांव ग्राम से बना विश, और विश के बाद जो बनेगा ना, यानी कि बहुत सारे विश को मिलाकर कहा जाता था एक जन। क्या बोलते थे दोस्तों? उसको जन बोला जाता, जन। ठीक है ना? समझ में आया सभी को यहाँ तक? सबसे पहले कुल बनेगा, कुल के बाद ग्राम बनेगा, ग्राम के बाद विश, और विश के बाद आता है क्या? जन। और ध्यान देना दोस्तों, इसी जन के बाद बनता है क्या? जनपद। क्या बनता है? जन के बाद बनेगा क्या? जनपद। ठीक। और जनपद जब बड़ा हो जाएगा, तो वही जनपद जब उसका क्षेत्र बड़ा हो जाता है, तो दोस्तों वो कहलाता है क्या? आपका महाजनपद। समझ में आया क्या आपको? आया कि नहीं आया? बोलो, आया होगा। एक बार और देखते हैं, थोड़ा सा एक बार शुरू से देखते हैं। देखिए महाजनपद युग हम पढ़ रहे हैं, 600 से लेकर 325 ईसा पूर्व तक की बात है। 16 महाजनपद हमारे यहाँ पर थे। महाभारत युग की बात है, जब हमारे यहाँ पर कौरव पांडव हुआ करते थे, श्री कृष्ण इंद्र जी हुआ करते थे, उस समय की बात है। उस समय महाजनपद हुआ करते थे हमारे। तो उस समय की कथा सुन रहे हैं हम, इसलिए थोड़ा टफ टॉपिक हो जाता है हमारे, क्योंकि हम मॉडर्न जमाने के लोग हैं, हम आधुनिक लोग हैं, और ये बातें हैं पुरानी, तो पुरानी बातें कम समझ में आती थोड़ी सी, है ना? हम नहीं सुनते पुरानी बातें, कम ही समझ में आती थोड़ी सी, इसलिए टॉपिक बड़ा कठिन है। इसलिए थोड़ा ज़्यादा कठिन तो नहीं है, कोई कठिन आज कठिन लगता था, लेकिन मैं आज सरल कर दूंगा इस टॉपिक आप। देखिए महाजनपद युग जो है, इसका टाइम पीरियड कितना भैया साहब? इसका टाइम पीरियड है 600 से लेकर 325 ईसा पूर्व तक। कितने महाजनपद थे गुरुजी हमारे यहाँ पर? तो 16 महाजनपद हमारे यहाँ पर थे। उसमें से 14 राजतंत्रात्मक थे और 2 हमारे कैसे थे? गणतंत्रात्मक थे। राजतंत्र का मतलब ये होता है कि वहाँ पर राजा का शासन चलेगा और राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ऐसे 14 महाजनपदों में होता था, लेकिन 2 ऐसे जनपद थे जहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन था, यानी कि वहाँ पर जनता की इच्छा के आधार पर राजा बनता था। वो 2 कौन कौन से हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। वेरी मोस्ट भयंकर एमपी है ये। वज्जी और मल्ल दोनों ऐसे हैं जो गणतंत्रात्मक है 2, बाकी कैसे हैं? राजतंत्रात्मक। ये कहानी क्लियर आपकी। इसके बाद हम देख रहे हैं कि महाजनपद युग का आरंभ कैसे हुआ, महाजनपद युग बना कैसे। तो इसकी प्रोसेस ये है भैया साहब कि सबसे पहले हमारे यहाँ पर कुल बना,
यानी कि परिवार से बनता है कुल। यानी कि हम बोलते हैं ना कि हमारा तो इस कुल में जन्म हुआ, यानी कि आपका जन्म इस परिवार में हुआ, तो परिवारों को मिलाकर बनता है क्या, यानी कि परिवार से बना, एक परिवार से एक कुल बनता है। फिर उसके बाद आता है कई परिवारों को मिलाकर बनता है क्या भैया साहब, गाँव बनता है। अब बहुत सारे गाँव जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है, एक विश्व कहलाता है, जिसे हम वर्तमान में ग्राम पंचायत बोलते हैं। अब ग्राम पंचायत से बनता है क्या, आपका जन, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, इसको जन कहा जाता है। और जब हमारी वर्तमान में कई बहुत सारी ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक जनपद पंचायत बनती है, जनपद पंचायत बनती है, आज भी हमारे यहाँ पर होती है जनपद पंचायत, उसी को बोलते हैं हम क्या, जनपद। यानी कि जब बहुत सारी ग्राम पंचायत हो जाती है तो उस पूरे एरिया को कहा जाता है क्या, जनपद। और जब पूरा जनपद बन जाता है तो ये पूरा का पूरा कहलाता है क्या, महाजनपद। यानी कि पूरा का पूरा राज्य महाजनपद कहलाएगा। आया समझ में सभी को यहाँ तक? तो समझ में आया होगा। कुल के बाद आता है ग्राम, ग्राम के बाद विश्व, विश्व के बाद जन, जन से जन बना जनपद, और जनपद से बना महाजनपद। एक बार, कुल से बना ग्राम, ग्राम से बना विश्व, विश्व से बना जन, जन से बना जनपद, और जनपद से बना महाजनपद। एक बार और करो, कुल से बना ग्राम, ग्राम से बना विश्व, और विश्व से बना जन, और जन से बना जनपद, जनपद से बना महाजनपद। हो गया याद? बोलो हाँ, बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हो गया? चलिए, याद हो जासी यहाँ तक क्लियर सभी का? बोलो, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ, फिर नहीं तो फिर डबल से बताऊँ इसको। बोलो, याद हो जाएगा आपको? हाँ, कुल, ग्राम, बीज, जन, जनपद, महाजनपद। बहुत बढ़िया, लिख के बता दो, या कमेंट में लिख दिया करो, जैसे आपको याद हो जाए तो लिख दिया करो। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, याद हो जासी यहाँ तक। चलिए आगे बढ़े अपन। हाँ, कुल, ग्राम, बीज, जन, जनपद, महाजनपद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया, याद हो गया आप लोगों को। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि जनपद, महाजनपद ये क्या क्या चीज़ है, इनके बारे में क्या उल्लेख मिलता है, कहानी कहाँ से मिली है, कहाँ से उल्लेख मिलता है, ये सारी कहानी हम देखते हैं। अब देखो, मैं बेसिक से उठा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसी ऐसी कहानी भी बता दूंगा जो आपने सुनी नहीं होगी पहले। तो थोड़ा सा हम बेसिक से लेकर, थोड़ा लंबा टॉपिक है हमारा, इसलिए हम कवर करेंगे छोटी छोटी चीज़ों को। देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर सभी का बच्चों का? बोलो, यहाँ तक क्लियर हो गया ना सभी का? आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाबरों ध्यान देना, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आएगा, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आएगा जो मैं भी बताने वाला हूँ। देखिए, प्रश्न ये आता है कि सबसे पहले हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की। एक तो उल्लेख मिलता है हमें बौद्ध धर्म से, एक उल्लेख मिलता है हमें जैन धर्म से, और एक उल्लेख मिलता है हमें पाणिनि से। पाणिनि का नाम तो आपने सुना ही होगा। और आज टेस्ट होगा 8 बजे अनअकैडमी पर। सभी बच्चों ध्यान देना, जितने भी लाइव देख रहे हैं आप सभी लोग ध्यान देना। आज रात 8 बजे भयंकर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज रख रहा हूँ मैं आप सभी के लिए, और उसमें भयंकर क्वेश्चन आएंगे। आज लेवल अच्छा खासा होगा, इसलिए सभी लोग तैयारी कर लेना। पूरी की पूरी जितनी हिस्ट्री अभी तक पढ़ा दी सारी आएगी, और स्पेशली इस टॉपिक से भी प्रश्न आएंगे। तो जिन बच्चों ने नहीं दिया है, एक भी बार अनअकैडमी पर टेस्ट जरूर देवे, ताकि ये आपका पूरा हिस्ट्री में आपको बिल्कुल रटवा दूँ, एक तरह से बिल्कुल कंठस्थ करवा दूँगा। रटवाना हमारा उद्देश्य नहीं, हमारा उद्देश्य समझाना है। लेकिन जब समझ के समझ को समझाओगे तो फिर वो चीज़ याद हो जाती है हमेशा के लिए। तो फिर ऐसा लगता है जैसे यार ये तो रट्टाबाजी हम कर देंगे, रट देंगे इसको, हमें रट्टा मुंह से याद है। तो मुंह से याद होना चाहिए चीज़ें। रटने का मतलब ये नहीं कि आप रटने लग जाओ, नहीं। रटने का मैं रटवाता ही नहीं हूँ कभी, मैं तो समझाता हूँ चीज़ों। तो समझना है आपको भी, रट्टाबाजी नहीं करना है, नहीं तो ज़िंदगी में फिर बहुत पछताओगे रट लोगे तो। चलिए आगे बढ़े अपन। तो पाणिनि के बारे में भी उल्लेख यहाँ से मिलता है। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका कारण है दोस्तों। सबसे पहली बात आती है, यहाँ बौद्ध धर्म के अनुसार ये बताया जाता है कि महाजनपद जो है ना, ये आते हैं अंगुत्तर निकाय में। ये प्रश्न यहाँ से उठेगा, इसलिए मैं बहुत डिटेल से बता रहा हूँ आपको। यहाँ से प्रश्न आया हुआ है इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। अंगुत्तर निकाय से मिलता है कि भैया बौद्ध धर्म में ये उल्लेख मिलता है कि हमारे जो महाजनपद है ना, उनका उल्लेख मिलता है कहाँ से? अंगुत्तर निकाय से। जबकि जैन धर्म की अगर बात करें तो जैन धर्म में इसका उल्लेख मिलता है कहाँ पर? भगवती सूत्र के अंदर। समझ में आ जासी? महाजनपद की बात में बात कर रहे हैं हम। महाजनपद का उल्लेख बौद्ध धर्म में कहाँ पर मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। जबकि जैन धर्म में कहाँ पर मिलता है? तो भगवती सूत्र मिलता है। ठीक है ना, हो जाएगा यार? हाँ, जैन धर्म का उल्लेख जो मिलता है ना, जैन धर्म में महाजनपद का वो मिलता है भगवती सूत्र के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों पाणिनि। पाणिनि क्या बोल रहा है इसके बारे में सुनो ध्यान से। पाणिनि ये बोल रहा है कि भैया हमारी तो एक
किताब है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। पाणिनि की किताब है जिसका नाम क्या है? अष्टाध्यायी। पाणिनि की किताब है अष्टाध्यायी। और ये पाणिनि, ये दोनों तो बताते हैं कि 16 महाजनपद है। ये दोनों क्या बताते हैं कि भाई 16 महाजनपद है, दोनों 16 महाजनपद की बताते हैं। लेकिन अष्टाध्यायी के अनुसार, पाणिनि की अष्टाध्यायी के अनुसार उल्लेख मिलता है कि ये जनपद, महाजनपद जो है ना, महाजनपदों की संख्या 16 नहीं थी। ये क्या बता रहा है देखो आप, ये यूं बोल रहा है कि महाजनपद 16 नहीं थे। इसके अनुसार यहाँ पर ध्यान देना, 22 बता रहा है कि 22 महाजनपद हुआ करते थे पहले। कितने हुआ करते थे? 22। अच्छा, दिख नहीं रहा क्या आपको? यहाँ पर दिख रहा है ना? हाँ, 22 महाजनपद पहले हुआ करते थे। ये बात बता रहा है कौन? पाणिनि की अष्टाध्यायी से मिलता है उल्लेख। यानी कि पाणिनि की अष्टाध्यायी जो है वो ये बताती है कि 22 महाजनपद थे पहले। और ये कितने बताते हैं? तो अंगुत्तर निकाय और अपना भगवती सूत्र बताता है कितना? 16 महाजनपद। लेकिन अष्टाध्यायी के अनुसार कितने बताते हैं? 22 महाजनपद। अब आप कहोगे गुरुजी ये पाणिनि कौन है, इसके बारे में बताओ। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। पाणिनि जो है ना, ये ध्यान देना इसके बारे में, पाणिनि जो है ना, इसको संस्कृत व्याकरण का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? संस्कृत व्याकरण का पिताजी है कौन? पाणिनि। पाणिनि है ना, ध्यान देना, संस्कृत व्याकरण का पिता माना जाता है इस पाणिनि को। ध्यान देना आप लोग। तो संस्कृत व्याकरण का पिताजी है पाणिनि। और पाणिनि जो है ना, इन्होंने पहली बार बताइए कि पहली बार इन्होंने संस्कृत के व्याकरण के बहुत अच्छे वो भी दिए थे इन्होंने। संस्कृत व्याकरण पहली बार, संस्कृत पहली रचना है पाणिनि ने संस्कृत में पहली रचना लिखी है। ये संस्कृत में लिखी है अष्टाध्यायी। ये संस्कृत में लिखी हुई है पूरी की पूरी। ये संस्कृत में लिखी है। किस में लिखी है? संस्कृत के अंदर लिखी हुई है, यानी पूरी संस्कृत में लिखी हुई है ये। ठीक है ना? तो ध्यान देना ये बात इसलिए। और संस्कृत की प्रथम रचना भी यही है। संस्कृत में लिखी प्रथम रचना, लिख लो यहाँ पर, आपको काम आएगी ये बात। लिखी प्रथम रचना, संस्कृत में लिखी प्रथम रचना। ये समझ में आ जा, सीख नहीं आएगी? आ जाएगा। बौद्ध धर्म में सुनो, कहानी शुरू सुनो। देखिए, सबसे पहले बौद्ध धर्म में कौन सा निकाय? अंगुत्तर निकाय। इसके बारे में उल्लेख मिलता है महाजनपद के बारे में यहाँ पर। जैन धर्म का कौन से में मिलता है? तो भगवती सूत्र में मिलता है। इन दोनों के अनुसार ये कहा गया है कि हमारे यहाँ पर जो जनपद थे ना, उनकी संख्या 16 थी। लेकिन पाणिनि दादा आया और इस दादा ने क्या किया? इसने एक रचना कर डाली। इस रचना का नाम था अष्टाध्यायी रचना, जो कि संस्कृत भाषा में लिखित पहली रचना थी। और पाणिनि कौन है? तो ये ध्यान देना, संस्कृत व्याकरण का पिताजी है पाणिनि। और इसने पहली रचना लिखी थी अष्टाध्यायी। कहा जाता है कि संस्कृत में कहा जाता है कि यहाँ पर 14 सूत्र जो बाद में आए थे ना, ये 14 सूत्र बाद में आए थे। टोटल मिला के वर्तमान में पहले 14 सूत्र थे। कहा जाता है कि बाद में और भी सूत्र जोड़े गए और यहाँ पर वर्तमान में संस्कृत में 44 शब्द आते हैं। संस्कृत व्याकरण में 44 शब्द है। आया सभी को समझ में? कहा जाता है कि भगवान के, कहा जाता है कि एक बार पाणिनि ने जो है तपस्या की थी। कहा जाता है कि पाणिनि को एक बार महादेव जी मिले। कहानी है, सुनना ध्यान से। पाणिनि को एक बार भगवान शिव शंकर महादेव जी मिले, डमरू वाले। तो कहा जाता है कि एक बार शिव शंकर मिले, उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा के बारे में इन्हें पाणिनि ने कहा था कि हे प्रभु, हमारी संस्कृत में बहुत त्रुटियाँ हैं। तो कहा जाता है कि शंकर भगवान ने यहाँ पर कृपा कर दी और एक डमरू बजा दिया। तो कहा जाता है कि वहाँ पर 14 स्वरों की ओर उल्लेख हो गया था वहाँ से। इस प्रकार से वर्तमान में 44 स्वर आते हैं। पहले 14 ही हुआ करते हैं, ऐसा माना बताया जाता है, इतिहास बताता है ना। ऐसी बातें हैं, ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। लेकिन आप तो ध्यान देना, आप लोगों को तो इतना याद करना है कि पाणिनि कौन है? संस्कृत व्याकरण के पिताजी है। अष्टाध्यायी की इन्होंने रचना की है। संस्कृत में लिखी हुई प्रथम रचना अष्टाध्यायी है। महाजनपद इसके अनुसार कितने थे? पहले 22 थे। लेकिन वर्तमान में मान्यता कितनों की है? तो 16 महाजनपद की। हम पढ़ते भी वैसे 16 ही है, किताबों में भी 16 के बारे में बताया है। लेकिन ये बता रहा है तो मान लो भैया, पूछ सकता है एग्जाम में कि बताइए पाणिनि के अष्टाध्यायी के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो आप क्या बताओगे फिर? आपको 22 बताना है, फिर याद रखना है, ठीक है ना। पाणिनि की किताब कौन सी भैया? तो पाणिनि की किताब है अष्टाध्यायी, संस्कृत में लिखी पहली रचना है। पाणिनि कौन था? तो संस्कृत व्याकरण का पिताजी है पाणिनि। बस इतनी सी बातें आपको याद रखना है, कोई समस्या नहीं है। हो जासी याद सभी को? बोलो, याद हो जाए क्या यहाँ तक? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संगीता, बहुत बढ़िया।
चलिए बहुत बढ़िया। अनु मिश्रा आपको समझ में आ रहा है बेटा? अनु, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इशू परमार भाई, ओके सर अनअकैडमी अकाउंट बता दीजिए। हाँ अनु मिश्रा, मैं अनअकैडमी का अकाउंट बता देता हूँ आपको। आप सबसे पहले एमपीपीएससी कैटेगरी में जाना। चलिए मैं बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको इस कैटेगरी में जाना है, एमपीपीएससी व्यापम। यहाँ पर स्पेशल क्लास सर्च करना है। स्पेशल क्लास सर्च करके आप सर्च बॉक्स में जाना। सर्च बॉक्स में जाकर ये नाम सर्च कर लेना, ईश्वर सिंह। जैसे आप ईश्वर सिंह मत करना, ईशावर सिंह करना है ना। एक्चुअल में हमारा नाम ईश्वर ही है, लेकिन ये मिस्टेक हो गया था तो ये उसी टाइम पे ऐसे चल रहा है। ESHAWARSINGH। आप ये सर्च करके मेरी प्रोफाइल खुल जाएगी और प्रोफाइल पर जाकर आप सर्च फॉलो का बटन दबा लेना, फॉलो कर लेना। फॉलो करने के बाद मेरा लेक्चर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और आप चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर लिंक आ जाएगी अभी, तो आप लिंक पे डायरेक्ट आ जाना। तो MP 360 बाय ईश्वर सर, आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये टेलीग्राम ग्रुप पे सर्च कर लो आप, है ना। क्या है टेलीग्राम ग्रुप? MP 360 बाय ईश्वर सर, ये सर्च कर लेना, आप मिल जाएगा आपको, है ना। ओके मिश्रा जी, ओके ओके। चलिए ध्यान दीजिए, कहाँ पर थे अपन? यहीं थे ना। चलिए यहीं पर थे। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। बौद्ध धर्म के अनुसार ये सब बता दिया मैंने। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ जाऊँ क्या? बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो ये टॉपिक में मोस्ट है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो आगे बढ़ जाए क्या आगे? चलो बोलो। हाँ हाँ चलो ठीक ठीक, ओके ओके, बढ़ रहे हैं। अनु मिश्रा थिंक, अरे मोस्ट वेलकम। हाँ रचना, ठीक है सर, आगे बढ़ जाते हैं। ओके ओके बढ़ते हैं। देखिए अब 16 के 16 महाजनपद को मैं आपको बता देता हूँ। 16 के 16 महाजनपद, उनकी राजधानियाँ याद होना बहुत कठिन है, ये आपको मैं याद करवा दूंगा यहीं पर। 16 के 16 महाजनपद करवा दूंगा आपको, टेंशन मत लेना। बस आराम से देखे जाओ और मस्त मजा के साथ देखे जाओ, है ना। मैं बिल्कुल आपको पूरा याद करवा दूंगा। चलो देखते हैं आगे, करें स्टार्ट, बोलो। हाँ करते हैं। इधर लिखता हूँ महाजनपद। अच्छा राइटिंग वाइटिंग में कोई समस्या तो नहीं है ना? राइटिंग समझ में आ रही मेरी कि नहीं आ रही है? बता देना थोड़ा सा, और अक्षर सही लिख दूंगा फिर। वैसे राइटिंग तो ठीक ठाक होगा यार, देखो आप। चलो आप तो दिख रहा होगा। चलो ठीक है, दिख रहा सभी को? आ रही, चलो ठीक है, आ रही। हाँ पाकी बमने, हाँ ठीक है ओके ओके, चलो ठीक, यस चलो ठीक, करें स्टार्ट, बोलो। हाँ आप रेडी हो जाओ, बस मैं तो रेडी हूँ। चलो ठीक। अब आप लोग जो है ना साथ में नोट्स तो नहीं बना रहे ना? कितने लोग बना रहे हैं साथ में? नोट्स मत बनाना, अभी पहले पढ़ लो इसको, फिर उसके बाद नोट्स बनाना, नहीं तो ये भटक जाओगे नहीं तो आप। दोस्तों हम इंडिया का मैप में पूरा की पूरे महाजनपद को कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको मैप से पढ़ोगे तो ही याद होगा अच्छे से, नहीं तो ये भूल जाओगे आप। इसलिए आपको मैप से पढ़ना है, चीज़ों को मैप से पढ़ना चालू करो। ये इमेज बन जाती है दिमाग में मूवी की तरह। जब मूवी देखते हो ना तो फिर मूवी याद रहती है आपको। इस तरह से आपको मैप ही बन जाएगा दिमाग में, एक बार तो मैप ही याद होगा, फिर आप कभी नहीं कहोगे गुरुजी हमें तो बिना मैप के पढ़ना ही पसंद नहीं है। आप ये कहने लगोगे तो बिना मैप के आप पढ़ना पसंद ही नहीं करोगे। एक बार दिमाग में बस जाएगा ना, फिर आपको लगेगा बोले ये तो सब बेकार है, बस मैप से ही पढ़ो बस, है ना। तो इसलिए बोल रहे हैं थोड़ा सा आप मैप से पढ़ना चालू करो और बहुत अच्छा मज़े ला दूंगा मैं आपको। चलिए, अरे मैप कैसा बना पहले तो ये बताओ। हाँ मैप बताओ पहले कैसा बना। हाँ आज तो अच्छा लग रहा है यार मैप, क्या बात। चलो करें स्टार्ट। हाँ अब स्टार्ट करता हूँ दोस्तों महाजनपद युग के बारे में, बहुत ही मजे आने वाले हैं आज तो। चलो ठीक है, तो करें स्टार्ट फिर अपन। अब देखो 16 के 16 महाजनपद याद करना और उनकी राजधानी याद करना बड़ा कठिन हो जाता थोड़ा कभी कभी, लेकिन मैं आपको सारे के सारे महाजनपद ऐसे कैसे याद करवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 16 महाजनपद हमें पढ़ना है, आराम से पढ़ो। चलो करें स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं
जो बाहर वाले हैं पहले उनको बाहर वाले को देख लेते हैं, उसके बाद अंदर वाले को देखेंगे। बाहर वाले कौन कौन से हैं उनके बारे में थोड़ा सा इससे पहले थोड़ा एक जिक्र कर लेते हैं। और चलो जिक्र करने के बाद थोड़ा ये बता देता हूँ, फिर उसके बाद जिक्र करेंगे। देखो जिक्र ये है कि सिकंदर का आक्रमण भी हमारे यहाँ पर होगा, तो उसका आक्रमण भी करवाना है, हमें आक्रमण करवाना जरूरी है क्योंकि यहाँ आक्रमण होगा। तो पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद आक्रमण करवाएंगे। चलो सबसे पहले बाहर वाले देख लेते हैं। देखिए बाहर वाले कौन कौन से, देखो सबसे पहले यहाँ आएगा एक जनपद हमारा, वेरी वेरी मोस्ट भयंकर एमपी जनपद है ये, और इसके बारे में याद होना जरूरी है थोड़ा सा। देखो यहाँ एक जनपद पड़ता है दोस्तों, इस जनपद का नाम है, यहाँ पड़ता है यहाँ पर, इस जनपद का नाम है दोस्तों कंबोज। क्या है? कंबोज। पहला जनपद हमारा है कंबोज। दिख रहा सभी को? हाँ दिख रहा ओके। पहला जनपद है हमारा कंबोज, और कंबोज जनपद है ना ये वेरी वेरी मोस्ट है। इसके बाद दूसरा जनपद देखो हमारा यहाँ पड़ता है दोस्तों एक और जनपद, इधर यहाँ एक जनपद पड़ता है। इस जनपद का नाम है दोस्तों क्या है? गांधार। कौन सा जनपद है यहाँ पर? गांधार। एक तो है हमारा कंबोज और दूसरा है कौन सा? गांधार। चलो देखें अपन आगे। अब थोड़ा इन दोनों की राजधानी बता देता हूँ मैं। राजधानियाँ याद करने का जो ट्रिक है ना, थोड़ा तरीका थोड़ा है वो अलग करना पड़ेगा हमें, तभी ये राजधानी याद होगी, अन्यथा राजधानियाँ याद होना बड़ा कठिन हो जाता थोड़ा कभी कभी। चलो हो जाती वैसे याद हो जाएगी, कोई समस्या नहीं। देखो कंबोज कंबोज कंबोज, देखो बोझ, बोझ से मतलब समझते हो ना आप लोग, बोझ मतलब वजन। तो कंबोज लगाओ। अब कंबोज लगाओगे तो क्या करना पड़ेगा? कोई चीज़ हटानी पड़ेगी हमें। भाई मान लो बोझ लग रहा है किसी चीज़ पे, मैं कहूँगा कि इस हाथ पे, मेरे हाथ पे बोझ लग रहा है, बोझ मतलब वजन लग रहा है, तो मैं इस हाथ को हटा दूंगा तो ये वजन कम हो जाएगा ना। तो हमें याद रखना है कंबोज की राजधानी है हाटक, हाटकपुर। कंबोज की राजधानी क्या है? हाटक, हाटक। कंबोज की राजधानी क्या है भैया साहब? हाटक है। हाटक यानी कि राजपुर भी बोलते हैं इसको। कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर है। चलो थोड़ा सा यहाँ जगह बना लेता हूँ, अच्छे से लिख दूंगा मैं थोड़ा सा। चलो इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और थोड़ा और अच्छे से लिख देंगे तो याद हो जाएगा। किसी चीज़ पर बोझ लग रहा है मतलब वो कंबोज है। कंबोज मतलब बोझ लग रहा है। अब भाई कोई चीज़ पर बोझ लग रहा है तो हमें हटाना तो पड़ेगा ना, तो हटाना से याद रखना है कि हटाना मतलब हाटक। तो कंबोज की राजधानी हो जाएगी क्या? हाटक। और इसी को बोलते हैं क्या? इसी की एक और राजधानी, इसी को बोलते हैं राजपुर। समझ में आया क्या? यहाँ तक समझ में आ रहा सभी को? कंबोज की राजधानी क्या है? हाटक है, और हाटक को ही बोलते हैं क्या? राजपुर। तो समझ में आया? कंबोज की राजधानी हो जाएगी क्या? हाटक। हो जाएगा ना? कंबोज मतलब बोझ ज़्यादा है तो हटा दो, तो बोझ हटाएंगे तो हाटक हो जाएगा, तो कंबोज की राजधानी हाटक हो जाएगी। याद हो गई कि नहीं होगी? हो गई याद। चलो दूसरा देखते हैं। अगला है दोस्तों हमारी राजधानी, अगला जो हमारा जो जनपद है उसका नाम है, अगला जनपद है हमारा कौन सा? उस जनपद का नाम है दोस्तों, अगला है गांधार। अगला जनपद कौन सा है? गांधार। ये दोनों के दोनों जनपद हमारे वर्तमान भारत से बाहर है। पहले तो ये भारत में थे लेकिन वर्तमान भारत से ये बाहर है, ठीक है ना। अब वर्तमान में बाहर है तो हम हमारे क्यों लिखे भाई? हमारे यहाँ तो यही नहीं हो, तो हम बाहर ही लिखेंगे उन्हें। अब देखो क्योंकि पाकिस्तान पहले हमारे यहीं पर था ना, इसलिए उस हिसाब से हम बाहर पढ़ रहे हैं, अब क्योंकि अलग हो गया भैया वो तो। चलो अब बात करते हैं अलग की थोड़ी सी। देखो यहाँ गांधार, धार। अब धार लगती है ना, धार जानते हैं ना? धार, तलवार में धार करनी होती है और चाकू में धार करनी होती है। तो गांधार, धार कहाँ पे करते हैं? शिला पर, शिला पर। तो गांधार शिला, तो शिला से याद रखना है तक्षशिला, मतलब धार करनी होती है ना किसी चीज़ में। धार, धार जानते हो? तो शिला मतलब पत्थर पे धार करोगे तो तभी धार आएगी ना। तो गांधार, और धार से याद रखना दोस्तों क्या? क्या? शिला, और शिला मतलब पत्थर, तो शिला पे करोगे तो याद रखना, शिला से याद रखना है क्या? तक्षशिला। याद हो जासी क्या? देखो रे देखो एक बार देखो, कंबोज, बोझ हटाया, तो बोझ के लिए हमें हटाना पड़ेगा, तो बोझ कंबोज, हटाया मतलब हाटकपुर। बोझ हटाया मतलब बोझ से हो जाएगा कंबोज, और हटाया से हाटक हो जाएगा, तो हो गई याद कंबोज हाटक। उसके बाद गांधार, धार करनी हो तो शिला का प्रयोग करना पड़ेगा, मतलब पत्थर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो गांधार, धार से याद रखना है शिला, तो गांधार मतलब तक्षशिला। हो जाएगा याद, दोनों याद हो जाएगा क्या? हो गया याद? अच्छा चलो हो गया, ठीक है। तो फिर याद हो गया। चलो सुरेश चौधरी मोस्ट वेलकम ऑन द सेशन, पिंकी सोंदिया तक्षशिला, ठीक है हो गया याद।
और हो गया याद, चलो कोई बात नहीं, फिर तो आगे बढ़े क्या अपन, चलो आगे बढ़ते। अब दोस्तों हमारे यहाँ पर और बहुत सारे जनपद, चलो एक बार एक काम करते हैं, राजधानी बाद में देख लेंगे और उनकी थोड़ा सा हम जनपद देख लेते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ पर, अब बात करते हैं भारत के अंदर की। ये दो तो आपको याद हो गए, दो की तो गारंटी मेरी है कि आपको याद हो गए कि नहीं हो गए याद। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर पड़ेगा आपका कौन सा जनपद, ध्यान देना, ये पड़ता है राजस्थान। और राजस्थान और अलवर और जयपुर वाला जो क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर एक जनपद पड़ता है जिसका नाम है कुरु। कौन सा है, कुरु। और कुरु से कुछ याद आया होगा आपको, कुरुक्षेत्र, महाभारत का युद्ध हुआ था भैया, याद है कि नहीं है कुरुक्षेत्र, हाँ कुरु, महाभारत पता होगा आपको, तो ये महाभारत वाला क्षेत्र है कुरु। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और पड़ता है सुरसेन, राजस्थान में ही पड़ता है एक और, कौन सा, सुरसेन। और इसी राजस्थान में एक और पड़ता है जिसका नाम है मत्स्य, मत्स्य। ठीक है, तो कुरु हो गया, सुरसेन हो गया, मत्स्य हो गया, ठीक है ना। ये थोड़ा आपको याद रखना है, ये राजस्थान वाले हैं और ये राजस्थान में ही है, ठीक है ना। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब ध्यान देना दोस्तों, अब जो है ना वो याद करना बड़ा कठिन हो जाता कभी कभी, ये यार नाम ही याद नहीं रहते, ऐसे ऐसे नाम है इधर वाले। तो याद करने की ट्रिक मैं बताऊंगा सिंपल सा, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे याद कर लेना। थोड़ा सा एक और याद कर लेना, यहाँ पर नीचे लास्ट में पड़ता है, इसका नाम है दोस्तों क्या, ये लास्ट वाला है, यहाँ पे पड़ता है, दक्षिण भारत का एकमात्र है जिसका नाम है अशमक। ये अशमक पड़ता है लास्ट में, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है ये। और ये जो ना गोदावरी नदी के किनारे पड़ता है, गोदावरी नदी के आसपास वाला जो क्षेत्र है ना, वहाँ पर ये अशमक जनपद है, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। बाकी सारे के सारे मध्य भारत, उत्तर भारत में है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े अपन। हाँ कुरु इंद्रप्रस्थ, हाँ कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े अपन। तो अशमक जो है इसके बारे में आपको याद रखना है, अशमक के बारे में बता देता हूँ। चलिए राजधानी भी इसकी देख ही लेते हैं साथ साथ, अशमक की राजधानी बता ही देता हूँ। देखिए दोस्तों अशमक की राजधानी क्या थी आप सभी को पता होना चाहिए। अशमक मतलब होता है अशमक, अशमक मतलब हसमत। जब कोई हमें बेइज्जत करता है तो हम बोलते हैं ना, तू हसमत, हसमत, है ना। तो ध्यान देना, अशमक जो है ना, असमत मतलब कहते हैं कि हम इज्जत पोत देना। हम बोलते हैं ना तूने तो मेरी इज्जत ही पोत दी यार, तो पोत देने का मतलब होता है यहाँ पर ध्यान देना पोटक। जब कोई हमारी इज्जत पोतता है तो हम बोलते हैं इज्जत पोत मत। तो असमक मतलब हंसे मत और इज्जत पोत मत, तो ध्यान देना यहाँ पर हो जाएगा पोटक। असमक की राजधानी हो जाएगी पोटक, याद हो जासी क्या, इसी को बोलते हैं बोध। इसी पोटक का एक और नाम है दोस्तों बोध, ठीक है। चलिए याद हो जासी क्या इतना। अशमक की राजधानी क्या है, पोटक। और पोटक का ही एक और नाम क्या है, बोध। कुरु, सुरसेन, मत्स्य पड़ते राजस्थान के अंदर। कंबोज की राजधानी है हाटक और राजपुर। गंधार की राजधानी है तक्षशिला। याद हो जासी क्या। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, देखो अगला है, अब जो है ना याद करना दोस्तों, अब मैं जैसा बताऊँ ना वैसा वैसा कर लेना, सारे के सारे याद हो जाएंगे, नहीं तो ये जिंदगी भर याद नहीं होंगे, ऐसे है ये जनपद। चलो हाँ, और याद हो गए तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे, बस थोड़ा सा रिवीजन मारने की जरूरत जरूर पड़ेगी आपको, है ना। चलिए करें स्टार्ट। सबसे पहले याद रखना, यहाँ पर ध्यान देना, पी। क्या याद करना है, पी। पी के बाद याद करना है कन्हैयालाल मणिकलाल, कन्हैयालाल मणिकलाल, मतलब के एम बता रहा हूँ, ऐसे याद करने के हिसाब से बता रहा हूँ। कन्हैयालाल मणिकलाल, कन्हैयालाल मणिकलाल मतलब के एम मतलब दो बार के एम करना है। पी के एम लगा दो, फिर बाद में पी लगा दो, के एम लगा दो, बस पी के एम याद हो जासी। पी के एम मतलब पी से मतलब पी याद रख लो, बाकी कन्हैयालाल मणिकलाल याद कर लो, दो बार कन्हैयालाल मणिकलाल लिख लो, के एम लिख लो 2 बार, और एक पी लिख लो, याद हो जाएगा। अब आप कहो गुरुजी वाह, याद हो गए तो वाह, तो वाह से हो जाएगा वाह, वाह भी याद कर लो, बी और ए, ये भी जनपद है हमारे। पी के एम मतलब पी से पी हो जाएगा, कन्हैयालाल मणिकलाल याद कर लो, है ना, तो ये भी याद हो जाएगा। फिर आप कहोगे गुरुजी वाह मजा आ गया, तो वाह से याद रखना है, बी है वाह, तो वाह से भी हमारे 2 जनपद बना दूंगा मैं आपके। और फिर एक और याद करना है दोस्तों, वी और सी। कौन से याद करना है, वी और सी, ठीक है, वजह से याद इतना। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ।
अब इनको देख लेते हैं हम एक एक करके, इनके नाम भी बता दूंगा मैं आपको, सारे के याद करवा दूंगा पूरा का पूरा। हाँ, पीएम के अस्मक की पोटली, हाँ अस्मक की पोटली है, बहुत बढ़िया, अस्मक की पोटली या पोटक भी बोलते हैं इसको। हाँ, पाखी बमने स्वागत है आपका। अस्मक पोतक, हाँ ठीक है पाखी, हाँ अस्मक पोतक क्या आएगा उसको, चलो ठीक। आगे बढ़ जाए, पीकेम याद हो जाएगा आपको, बोलो एक बार बोलो, चलो एक बार और लिखते हैं इसको ना, एक बार और बोलोगे तो आप में लिखूंगा है ना, बोलो इसको, बोलो मेरे साथ बोलो, कोई शर्म वाली बात थोड़ी है, याद करने हम कोई हम वो काम तो कर नहीं रहे, हम याद ही तो कर रहे हैं। बोलो क्या लिखूं सबसे पहले, पी लिख दूं, चलो ठीक पी लिख दूं, ओके। इसके बाद 2 बार क्या लिखना है भैया, 2 बार क्या लिखना है, कन्हैयालाल मणिकलाल, कन्हैयालाल मणिकलाल, ठीक है। आप कहोगे गुरुजी वाह मजा आ गया आज तो फिर वाह भी लिख दो भैया, वी और ए, वाह भी लिख दिया मैंने। इसके बाद इधर वी ए लिखा है ना, तो इधर वी सी लिख लो, बस इधर लिख लो क्या, वी सी, बस हो गए सारे। गिनो इनको, गिनो कितने हो रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, एक और छूट गया अभी, एक और कौन सा छूट गया हमारा, अच्छा अवंती को भी इधर लिख लेना, अवंती छूट गया अभी ना, हाँ अवंती को आप थोड़ा सा इधर लिख लेना, ये अवंती नहीं है, ये बस है और ये चेदी है ना, तो ये अवंती को थोड़ा सा अलग से लिख लेंगे हम। चलो अब गिनो कितने हो रहे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए, 16 जनपद हमारे हो गए। अरे कोई दिक्कत है कि किसी को नहीं है ना। कंबोज गंधार तो आपको याद थे पहले से, अब कुरु सुरसेन मत्स्य याद करने थे, और अवंती तो आप सभी को पता है, अवंती तो अवंती है, तो ये तो आएगा। तो कुरु सुरसेन मत्स्य ये राजस्थान में पढ़ते हैं, अवंती और चेदी हमारे यहाँ पर पड़ता है, तो अवंती याद कर लो, बाकी चेदी तो अपने ट्रिक में आ जाएगा। अश्मक मैंने बताई दिया आपको, अश्मक नीचे है हमारे, तो अश्मक की राजधानी पोटक या पोटली है। तो यहाँ पर आप सभी को बाकी क्या याद करना है, पीकेएम याद करना है, तो पीकेएम पी 2 बार नहीं लगाना, पी एक ही बार लगाना है, तो पीकेएम मतलब पी से पी हो जाएगा, कन्हैयालाल मणिकलाल, ऐसे याद कर लो। और उसके बाद कहोगे गुरुजी वाह मजे आ गए, तो वाह से याद करना है, वाह तो वाह से हो जाएगा बी और ए, उसके बाद वीसी याद कर लेना, हो जाएगा सारे के सारे 16 के 16 महाजनपद याद हो गए, इनकी राजधानी याद करें। अब इनके नाम देखना है भी, तो अपने अभी नाम भी देखना है इनके, तो नाम देखो इनके। अब सबसे पहले नाम देखते हैं दोस्तों, एक एक के नाम देखते हैं, चलो नाम देखने की कोशिश करते हैं। बता दूं क्या नाम, बता दूं क्या इनके, बोलो याद हो गए कि नहीं हो गए। मेरा मकसद सिर्फ ये कि आपको याद हो जाए। एमपी में 2 महाजनपद पढ़ेंगे आपके, एक तो चेदी हो जाएगा, एक अवंती हो जाएगा, है ना। तो इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे हम, पहले इनको याद कर लेते हैं, इनके नाम तो देखें हम पहले। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इधर दोस्तों, पी का मतलब क्या है, तो ध्यान देना दोस्तों, पी का मतलब हो जाएगा पांचाल। पी का मतलब क्या है, पांचाल, ठीक। पी का मतलब क्या हो जाएगा, पांचाल हो जाएगा, ठीक है। अब इस के से मतलब, इसका के का भी मतलब है, तो के का मतलब क्या है गुरुजी, तो मैं बता देता हूं के का मतलब क्या है। इस के का मतलब है भैया साहब कौशल, कैसे याद रखना है, कौशल, कैसे मतलब क्या याद करना है, कौशल, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहां ध्यान देना, एक आया में एम, और एम 2 बार आएगा, एक एम नीचे भी आएगा और एक यहां भी आया है, और इसके का मतलब भी आपको बताना है, उस एम का मतलब भी आपको बताना है। फिर इनकी राजधानी देख लेंगे हम, कोई समस्या नहीं फिर तो, है ना। इस ए का मतलब भी आपको बताना है। चलो थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पर इस के का मतलब हम इधर देख रहे हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान देना, के का मतलब यहाँ देख रहे हैं हम, इसके का मतलब यहाँ देख रहे हैं, तो इसके का मतलब क्या हो जाएगा भैया साहब, के का मतलब तो हो गया ना हमारा, कैसे तो कौशल हो गया। एम से आपको याद रखना है, एम का क्या हो जाएगा, तो एम से याद रखना है दोस्तों, एम से होगा आपका मल, इस एम से क्या हो जाएगा आपका मल हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या आया, फिर डबल से क्या आया हमारे पास, इसके का मतलब क्या होगा, ध्यान देना। चलो इसको ब्लैक कलर से करता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। चलो इसको मिटा के करते हैं ना, अरे मैप ही गया रे, मैप मिट गया यार, मैप चला गया, मैप चला गया ना।
मैं भी चला गया, एक बार वो बताना पड़ेगा पूरा का पूरा, पूरी कहानी एक बार वो बताना पड़ेगी। चलो एक बार वो बता देता हूँ पूरी कहानी, सुनो ध्यान से। रिवीजन तो वैसे भी करवाना पड़ता मुझे, एक बार वो बता देता हूँ मैं। देखो पूरी हटा दिया मैंने, फिर वापस से बता रहा हूँ। देखो मैं बना देता हूँ फिर वापस से, और एक बार वो समझो अच्छे से, याद हो जाएगा, फिर कोई समस्या नहीं आएगी आपको। वैसे बताना था मुझे एक बार तो, है ना, और वैसे याद भी हो जाएगा आपको, 2 बार देखोगे तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है, मैप तो फिर वैसे बढ़ा दिया मैंने। चलो ठीक है, तो करें स्टार्ट फिर अपन वहीं से। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, तो सबसे पहले हमारा आएगा कौन सा वापस, चलो करते हैं शुरुआत वहीं से। महाजनपद पढ़ रहे हैं हम लोग। अब देखो सबसे पहले शुरुआत वहीं से करते हैं। सर ऐसा ही ठीक था, दिख रहा था अच्छे से, कोई बात नहीं, फिर एक बार वो बता देते ना, वो तो रिवीजन करवाना था मुझे फिर वापस से। हाँ रिवीजन तो करना पड़ेगा ना। रचना सिलावट सही से किया नहीं दिख रहा बेटा तुम्हें, थोड़ा बड़ा लिखो सब। अच्छा दिख नहीं रहा तुमको, बड़ा लिखूं क्या? चलो ठीक है बड़ा लिख देते हैं। देखो सबसे पहले हमारे यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले हमारे यहाँ पर एक जनपद होगा। मैंने आपको बताया था 2 बाहर वाले जनपद है। 2 बाहर वाले कौन कौन से, एक तो आपका कौन सा था दोस्तों, एक तो था आपका कंबोज, एक तो कौन सा आपका कंबोज, और दूसरा आपका कौन सा था एक और यहाँ पर, इसका नाम था गांधार। तो गांधार और कंबोज ये 2 आपके थे बाहर, यानी कि हमारे भारत से थोड़े बाहर है। अब इनकी राजधानी मैंने आपको बताई थी, बताओ राजधानी क्या थी इनकी। तो कंबोज की राजधानी क्या थी भैया साहब, तो कंबोज की राजधानी मैंने आपको बताई थी, कंबोज की राजधानी थी, कंबोज मतलब बोझ हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हटाना पड़ेगा, बोझ बहुत ज़्यादा लगेगा तो हटाना पड़ेगा, तो हाटक हो जाएगी। तो कंबोज की राजधानी है हाटक, और हाटक को ही बोलते हैं एक और क्या, इसका एक और नाम क्या है, राजपुर। हाटक या फिर राजपुर, ठीक है ना, क्लियर सभी का। इसके बाद गंधार की राजधानी क्या है, तो ध्यान देना दोस्तों, गंधार की राजधानी है, मैंने बताया था धार करने के लिए हमें तक्षशिला का प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब धार करने के लिए किसी चीज़ में धार करते तो शिला की जरूरत तो पड़ेगी, शिला मतलब पत्थर की जरूरत तो पड़ेगी ना। तो गंधार का मतलब हो जाएगा क्या, शिला, तक्षशिला। तो ध्यान देना तक्षशिला आएगा, गंधार का मतलब क्या होगा, तक्षशिला होगा। तो गंधार की राजधानी हो जाएगी तक्षशिला। ठीक है जी, क्लियर सभी का यहाँ तक। इसके बाद देखिए आगे, आगे ध्यान देना, हमने राजस्थान के अंदर कौन कौन से देखे थे, तो राजस्थान में एक तो आपका हो जाएगा कुरु, इसके बाद हमारा हो जाएगा कौन सा, राजस्थान, ये हरियाणा और राजस्थान और दिल्ली तीनों क्षेत्र में आता है कुरु, ध्यान देना आप लोग। इसके बाद आपका ध्यान देना एक आएगा कौन सा, मत्स्य। मत्स्य एकमात्र ऐसा जनपद है जो एकमात्र राजस्थान में फैला हुआ, बस राजस्थान में अकेले में है मत्स्य। और इसके बाद एक और आता है यहाँ पर सुरसेन। तो कुरु हो गया, मत्स्य हो गया और सुरसेन हो गया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा तुम लोगों को, दिख रहा है सभी को, अब बड़े लिखा है, थोड़ा अक्षर बड़े कर दिए मैंने, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, दिख रहा, बोलो दिख रहा होगा यार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इनकी राजधानी में बता दूं क्या साथ में, चल राजधानी बाद में देख लेंगे। अब मैंने क्या बताया था इसके बाद, पी के एम, है ना, ये बताया था ना, फिर क्या बताया था, के एम, ये बताया था, पी के एम। आप कहो गुरु जी वाह, तो वाह से याद रखना बी ए,
इसके बाद इधर आपका अवंती भी याद रखना है आपको, अवंती भी लिखना पड़ेगा आपको। और अवंती के बाद आपको दो और याद करना है, वी और सी, वी और सी, ठीक है ना। और इसके बाद नीचे आपका कौन सा था, एकमात्र था जिसका नाम था अश्मक। और अश्मक की राजधानी तो मैंने आपको बताई दी थी, अश्मक की राजधानी क्या है। तो अश्मक की राजधानी थी क्या, पोटली या पोटक। पोटक को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है बौद्ध, ठीक है ना। क्लियर सभी का। अब मैं एक एक करके राजधानी बता देता, इनके नाम देख लो पहले तो। इसका नाम है दोस्तों क्या, पांचाल। इसके बाद ये जो के है ना, इसके का मतलब है क्या, इसके का मतलब है कौशल। इसके का मतलब क्या है, कौशल। तो कैसे याद रखना है, कौशल। कैसे याद रखना है क्या, कौशल, ठीक। इसके बाद एम, एम से याद रखना है दोस्तों क्या, मल। दिख रहा है सभी को, बोलिए आप लोग, दिख रहा है सभी को। हाँ, पोटक, पोटली, बुद्ध, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, अश्मक की है। यहाँ तक क्लियर सभी का, कोई समस्या तो नहीं है जिंदगी में। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने बोला है ना पी के एम याद रखो बस। और पी के एम याद करना है, पी के एम मतलब पी से याद रखना, पी याद रखना पड़ेगा। बाकी कन्हैयालाल मणिकलाल, कन्हैयालाल मणिकलाल दो बार कर लो आप। कन्हैयालाल मणिकलाल का शॉर्ट फॉर्म लिख लो, मतलब कहने का मतलब ये है, इसका मतलब कन्हैयालाल मणिकलाल नहीं है, इसका मतलब के एम लिखना है, बस बात खत्म। और मतलब मैं बता रहा हूँ ना यहाँ पर क्या मतलब है, देखो यहाँ पर एम का मतलब मल है। अब यहाँ पर एक और के दिख रहा है आपको, ये वाला के दिख रहा के। इस के का मतलब क्या होगा दोस्तों, ध्यान देना। इस के का देखो दो के आ रहे हैं यहाँ पर। एक के का मतलब याद करना, ऊपर वाला जो के होगा ना उसका नाम होगा कौशल, और नीचे वाला तो अपने आप याद हो जाएगा, काशी होगा। नीचे वाला कौन सा है, काशी। ऊपर वाला है आपका कौन सा, कौशल, और नीचे वाला है कौन सा, आपका काशी। ठीक है जी, क्लियर सभी का। इसके बाद दूसरा एक और एम आता भैया साहब। एक एम का मतलब है ऊपर वाले का मल है, और नीचे वाला जो एम आया ना, इसका मतलब क्या है, तो ध्यान देना, इसका मतलब होता है मगध। वेरी वेरी मोस्ट है। इसका कल पढ़ेंगे हम, मगध उत्कर्ष के बारे में पढ़ाऊंगा आपको, मगध उत्कर्ष कैसे हुआ। इसका अलग ही टॉपिक लगता है, थोड़ा अलग टॉपिक लगता है इसका, मगध साम्राज्य का। तो मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ था उसका टॉपिक लगता है अलग से, उसको पढ़ाएंगे। चलो, ये नाम याद हो जाती इतना तो। अब दो और बच्चे हमारे यहाँ पर, इधर देखो, एक बच्चा ये वाला वी से मतलब बचा एक तो, और एक और बच्चा एका। तो एका तो सबको पता होगा, ए से तो आ जाएगा अंग। ए से याद करना है क्या, अंग। और वा से याद रखना है क्या, इस वा का मतलब क्या होगा भैया, इस वा का मतलब होगा वज्जी। इधर वाला जो वा होगा इसका वज्जी होगा, इधर वाला जो वी है ना इसका मतलब होगा वस। तो इसका मतलब होगा वज्जी। जो अंग के पास होगा उसका नाम वज्जी होगा, ध्यान देना। इधर वाला क्या है अपना, वज्जी है, वज्जी। दिख रहा सभी को, समझ में आ रहा सभी को यहाँ तक। हाँ, मगध साम्राज्य वेरी वेरी मोस्ट भयंकर आईएमपी है मगध तो। और मगध के बारे में कल डिटेल से पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा, आज तक नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा पढ़ा दूंगा। चलो ठीक है, आगे बढ़े अपन। हाँ, अंग, अंग आ गया ना, अंग तो आएगा। ये मैंने बोला तो था पी के एम, तो आप बोलोगे वाह गुरुजी, तो वाह से हो जाएगा वाह, और एस हो जाएगा अंग, तो वी से हो जाएगा वज्जी, तो एस हो जाएगा अंग। बाकी आगे बता दूंगा मैं। अब देखो यहाँ पर एक और आया वी, और एक बच्चा चे, सी मतलब सी। तो सी से तो आप याद रखना है क्या, सी का मतलब हो जाएगा चंदी। चंदी हमारे पड़ता है मध्य प्रदेश के अंदर। अब मध्य प्रदेश के स्पेशल आपको अलग से बता दूंगा, और क्या करें भाई, अलग से बता देंगे, ठीक है ना। अलग से समझा दूंगा इसके बारे में, एक एक के बारे में बता दूंगा वैसे तो, लेकिन मध्य प्रदेश के थोड़ा डिटेल से बता दूंगा, ठीक है। चल ध्यान देना, सी का मतलब क्या है हमारा, चंदी, ठीक है। और ये अवंती तो है ही आपका, मध्य प्रदेश में पड़ता है भी। और इस वी का मतलब क्या है दोस्तों, तो इस वी का मतलब है बस। इस वी का मतलब क्या है, बस। बस हो गए सारे के सारे। देखो गिनो कितने हो गए 16। गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 हो गए 16। गिन लो जरा तुम भी, 16 हो गए कि नहीं हो, 16 हो गए। 16 जनपद बोलो, 16 जनपद हो गए क्या, 16 जनपद हो जाएंगे क्या, बोलो बोलो, हो जासी। चलो आगे बढ़ो। हाँ,
बस बस प्रताप का ही अपने चेंद के थोड़ा सा ऊपर पड़ता है बस। है वत्स कौशाम्बी किधर है, तो वत्स की राजधानी हो जाएगी कौशाम्बी। अभी बताऊंगा आगे सारी सारी राजधानी याद करवानी मुझे भी। तो चलो अपन करते हैं एक तरह एक को पकड़ते हैं, उसकी राजधानियां कर लेता हूँ। देखिए 3 राजधानी तो मैं बता चुका हूँ आपको। 3 कौन कौन सी बता दी मैंने, एक तो आपकी कम्बोज वाली बता दी मैंने आपको, दूसरी गंधार वाली बता दी मैंने, और तीसरी आपकी ये वाली बता दी मैंने। तीनों की राजधानियां बता दी मैंने, याद करने का तरीका भी बता दिया भाई। कम्बोज की राजधानी मैंने बताया था, कम्बोज मतलब ज़्यादा बोझ लगता है, बोझ मतलब भार लगता है, तो कम्बोज ज़्यादा भार लगता है तो कोई चीज़ हटानी पड़ेगी तभी तो भार कम होगा ना। तो कम्बोज करने के लिए भार हटाना पड़ेगा, तो कम्बोज मतलब हटाना पड़ेगा, तो आप कम्बोज से हो जाएगा कम्बोज, हटाने से हो जाएगा हटक, तो कम्बोज हटाना हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा हटकपुर। तो कम्बोज की राजधानी हटकपुर हो जाएगी, यानी कि हटक हो जाएगी। इसके बाद गंधार, गंधार धार से मैंने बताया था कि किसी भी वस्तु में धार करनी हो तो पत्थर यानी कि शिला का प्रयोग करना पड़ेगा, तो गंधार की राजधानी हो जाएगी कहाँ, तक्षशिला। ठीक है, क्लियर सभी का ये भी। उसके बाद मैंने आपको बताया था अशमक, अशमक की राजधानी मैंने आपको बताया था क्या, कि जब अशमक का मतलब होता है इज्जत, बेइज्जत करना, तो बेइज्जत जब कोई करता है हमें तो हम बोलते हैं उसको हसमत, हसमत तू है ना, बोलते हैं ना वैसे कि हंसे मत, तो हंसे मत से हसमक। और पोटली मतलब कोई हंसता है तो हमारी इज्जत पहुंच जाती है, तो पहुंच जाना मतलब पोतक, तो कोई हंसेगा तो इज्जत पोतेगी, तो याद रखना ये बात कि हसमक पोटक, समझ में आया क्या। हाँ, और हसमक की पोटली भी याद कर सकते हैं आप, है ना। चलिए अब बाकी की मैं राजधानी आपको यहाँ बता देता हूँ अलग से लिखकर, अलग से बताऊँ या मैप में बताऊँ, बताओ जरा। मैप में बताएंगे तो जगह कम पड़ेगी हमारे लिए, और साइड में बताएंगे तो थोड़ा सा याद कम होगा। अब दोनों समस्या हमारे सामने खड़ी है। चलो करते हैं कोशिश मैप पे बताने की, और उसके बाद नहीं बनेगा तो फिर अपन ऐसे बता देंगे। चलो ठीक है, मैप में बता दे क्या, अलग से बता, चलो अलग से बता देते हैं। चलो ये 2-3 तो याद हो गई आपको, ऐसे तो इनको बताने की जरूरत नहीं है। चलो अलग से बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान वाले कुरु, तो आप सभी को पता है कुरु की राजधानी क्या होगी भैया साहब, तो कुरु की राजधानी हो जाएगी हमारी क्या, इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ है। मैप में बताओ सर जी, बाकी बंदे आप मैप में बता देंगे बेटा, पर जगह नहीं है ना मैप में, समस्या वहां आ रही। चलो मैप में बता दूंगा, एक बार साइड से बता दूं, उसके बाद मैप में बता दूंगा आपको। आप चाहो तो मैप में लिख सकते, कोई समस्या नहीं, साइड में बता रहा हूँ ना, आप मैप में लिख लेना ताकि आपको कोई समस्या नहीं आई, है ना। चलिए कुरु की राजधानी आप इसे कुरुक्षेत्र भी बोल सकते हैं, और ये इसे इंद्रप्रस्थ भी बोल सकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर कौरव और पांडव आए थे, तब कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से भगवान श्री कृष्ण भीम आया था यहाँ पर, तब कहा जाता है कि भीम ने कहा था कि मुझे पृथ्वी पर ऐसा कोई आदमी नहीं जो मुझे हरा सके। तब कहा जाता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने यहाँ पर इंद्र की यहाँ पर अगवानी करवाई थी, और इसीलिए कहा जाता है कि जो पांडव आए थे ना, उन्होंने इस क्षेत्र का नाम कर दिया था इंद्र, और इसी जहाँ वो रहने लगे थे ना उस स्थान का नाम ही उन्होंने कर दिया था इंद्रप्रस्थ। जब इंद्र जी आए थे वहां पर, महाभारत की कथा सुना रहा हूँ थोड़ी सी, यानी कि इंद्र जब आए थे ना, तो कौरव पांडवों ने कहा था कि ये जो जगह है ना, ये भूमि है ना, ये इंद्रों की भूमि है, इंद्र की भूमि है। तब कहा था कि उसी समय से उस स्थान का नाम पड़ गया क्या, इंद्रप्रस्थ। और एक्चुअल में ये वाला जो एरिया है ना, ये दिल्ली वाला एरिया है, इसीलिए दिल्ली को इंद्रप्रस्थ भी कहा जाता है। ठीक है जी, क्लियर सभी का। आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ता हूँ। कुरु के बाद आएगा अगला कौन सा हमारा, मत्स्य। कुरु के बाद क्या आएगा अपना, मत्स्य आएगा। और मत्स्य की राजधानी आप सभी को पता होना चाहिए, मत्स्य की राजधानी क्या है भैया साहब, तो मत्स्य की राजधानी आप सभी को पता होनी चाहिए क्या है भैया, मत्स्य की राजधानी हमारी विराटनगर। मत्स्य की राजधानी क्या है, बोलिए आप लोग, मत्स्य की राजधानी क्या है, तो मत्स्य की राजधानी हो जाएगी विराटनगर, कोई समस्या नहीं। एकमात्र ऐसा जनपद है, ऐसा महाजनपद है जो ओनली ऑन राजस्थान में है, बाकी कहीं नहीं फैला हुआ, राजस्थान में। और जयपुर वाला ये एरिया आता है इसके अंदर, जयपुर हो गया आपका, ये जयपुर के आसपास जितने भी, अजमेर जयपुर, और उसके बाद आपका जयपुर के बाद ये पाली वगैरह, चूरू तो थोड़ा दूर हो जाता है, सिक्कर भी थोड़ा दूर हो जाता है, लेकिन ये जयपुर के आसपास वाला जितना भी, जयपुर कोटा भी इधर हो जाता है थोड़ा सा। जयपुर के पास में गंगानगर वगैरह ये सिटियाँ पड़ती है ना, गंगानगर, हमुना क्या बोलते हैं उसको, हनुमानगढ़, है ना, हनुमानगढ़ हो गया, अजमेर हो गया,
सांबर हो गया, इसके बाद ये आसपास का जो एरिया पड़ता है जयपुर के आसपास वाला, उस क्षेत्र में ये जनपद पड़ता है। तो मत्स्य जनपद की राजधानी क्या है? विराटनगर थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूं मैं। अगला जनपद है हमारा दोस्तों कौन सा? अगला जनपद है हमारा सुरसेन। सुरसेन की राजधानी क्या थी? कहा जाता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण की आगमनी हुई थी। और सुरसेन जो है ना, कहा जाता है कि यहाँ पर सुरसेन मतलब, सुरसेन का मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अवतार लिया था। और अवतार आप सभी को जानते हो। सुरसेन की राजधानी थी क्या? मथुरा। कहाँ पर थी? तो सुरसेन की राजधानी है। सर हम नोट्स बना रहे हैं बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया पाकि बनने, बहुत बढ़िया नोट्स बना लीजिए आप लोग, बहुत अच्छा। और सुरसेन की राजधानी हो जाएगी आपकी मथुरा। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। तो कुरु हो गया, मत्स्य हो गया, सुरसेन हो गया, ये तो हो गए राजस्थान वाले। अब मैं बात करता हूं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में हमारे, ये तो राजस्थान वाले हैं ना, अब मध्य प्रदेश वाले हम, चलो राज्य छोड़ो बाद में करेंगे। अब देखो मध्य प्रदेश वाले देखते हैं मध्य प्रदेश के कौन कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश में हमारे दो पड़ते हैं। एक का नाम है दोस्तों अवंती और एक का नाम है चेंदी। अवंती की राजधानी आप सभी लोग जानते होंगे और चेंदी की राजधानी भी आप जानते होंगे। बताओ कहां पर राजधानी थी अवंती की और चेंदी की? अवंती की राजधानी क्या थी? तो आप सभी लोग जानते हैं, अवंती की राजधानी थी उज्जैन। अवंती की राजधानी कहां पर थी? उज्जैन थी। और इसके बाद चेंदी की राजधानी आप सभी लोग जानते हैं, चेंदी की राजधानी थी कहां पर? खजुराहो। क्लियर सभी का? यहां तक बोलिए आप लोग, दिख रहा सभी को यहाँ पर? ये जो कलर दिख रहा है सभी को कि नहीं दिख रहा? हाँ हाँ, इसको सुक्तमती भी कहा जाता है ना, शक्तिमती। चलिए ओके। तो उज्जैन हो गया, खजुराहो हो गया, इसे शक्तिमती भी कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान देना है। चलो आगे बढ़े अपन, चलो आगे बढ़े। अगला दोस्तों चेंदी हो गया, मत अपना अवंती हो गया। अब मैं आता हूं थोड़ा इधर, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे पांचाल की। इधर से पांचाल उठा लो। अब ध्यान देना आप लोग, पांचाल की दो राजधानियां थी। पांचाल की कितनी राजधानियां थी? दो राजधानियां थी पांचाल की। और दो राजधानियां कौन कौन सी थी उनके बारे में बात करते हैं। देखो एक राजधानी का नाम था दोस्तों, दो राजधानियां, एक का नाम, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज। दो राजधानियां हैं, एक का नाम तो है पांचाल में, एक का नाम तो है अहिछत्र। और एक का नाम है दोस्तों कापिल्य। एक का नाम क्या है? अहिछत्र और एक का नाम क्या है? कापिल्य। दिख तो रहा ना सभी को ये कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। हाँ कोई समस्या नहीं, दिख रहा होगा। ध्यान देना, पांचाल की दो राजधानियां हैं, एक तो अहिछत्र है और एक पड़ता आपका काम्पिल। सर ये कहाँ पड़ता है? सर ये कहाँ पड़ता, क्या बोल सर ये कहाँ, ये कहाँ पड़ता है सर? चेंदी खजुराहो, हाँ ठीक है, उज्जैन। यस सर दिख रहा है अच्छे से, चलो ठीक है, दिख रहा तो अच्छी बात है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये कहाँ पड़ता है? पांचाल आपका वहीं पड़ता है, आपका बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा पर है पांचाल। तो बिहार में ज़्यादातर पड़ता है, ज़्यादा क्षेत्र बिहार में पड़ता है इसका। तो पांचाल यूपी और बिहार दोनों के क्षेत्र में पड़ता है, सीमा में पड़ता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जासी क्या। चलो अगला हो गया हमारा पांचाल के बाद कौन सा आएगा भैया? अगला आएगा हमारा कौशल। अगला कौन सा है? कौशल। कौशल, अब कौशल की राजधानी क्या है भैया? तो ध्यान देना, कौशल की राजधानी है क्या?
कौशल की राजधानी आप सभी लोग जानते होंगे, कौशल की राजधानी तो आप सभी को पता होगा। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी क्या है? हाँ, कौशल की श्रावस्ती। कौशल की राजधानी है क्या? श्रावस्ती। ठीक है जी, क्लियर सभी का। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कौशल के बाद अगला हमारा कौन सा है भैया साहब? तो कौशल के बाद आएगा अगला कौन सा? मल्ल। तो ध्यान देना दोस्तों, मल्ल जो है उसकी राजधानी हमें आज देखना। देखो, कौशल जहाँ कहते हैं कि जहाँ रहे कौशलपुर राजा, तो जहाँ कौशल होगा कुशल मंगल होगा, जहाँ आप वास करोगे, कहते हैं कि जहाँ श्री का वास होता है वहाँ सब कुशल मंगल होता है। तो थोड़ा सा श्रावस्ती से याद रखना है कि जहाँ पर श्री का वास होता है वो सब कुशल मंगल होता है। तो श्रावस्ती कुशल मंगल, यानी कि कौशल की राजधानी श्रावस्ती। हो जाएगा याद ऐसे? होगा कि नहीं होगा? जहाँ श्री का वास होगा वहाँ पर सब कुशल मंगल होगा। इसका मतलब है कि श्रावस्ती से याद रखना है कुशल मंगल, यानी कि कौशल। तो कौशल की राजधानी क्या हो जाएगी? श्रावस्ती। इसके बाद दोस्तों मल्ल, अगला जनपद है हमारा कौन सा? मल्ल जनपद। और मल्ल जनपद की राजधानी क्या है? कि जब कोई आपको मित्र अपना मिलता है तो आपको खुशी होती कि नहीं होती? बताओ मुझे। कोई आपका पुराना बिछड़ा यार अगर मिल जाता है तो आपको खुशी होगी कि नहीं होगी? यहाँ पर बिछड़ा यार का मतलब है कि आपका कोई अच्छा सा मित्र आपको मिल जाए, पुराना मित्र, और बहुत दिनों के बाद मिले, तो आपको खुशी होगी कि नहीं होगी? मुझे बताओ कि मित्र के मिलने के बाद खुशी होती कि नहीं होती है? तो मल्ल से याद रखना है मिलना, और ध्यान देना खुशी। तो खुशी नगर, जब कोई आपका बिछड़ा हुआ यार आपको मिलता है, यानी कि आपका पुराना मित्र मिलता है, तो यहाँ पर मिलने से आपको मिलती है खुशी। और इसी को बोलते हैं पावा, पावापुरी बोलते हैं ना इसको, पावापुरी। एक मिनट, चलिए ठीक है। तो मल समझ में आया सभी को? मल कुशीनगर। सर साथ में लिख दो, आपकी वजह से दिख नहीं रहा। अच्छा अच्छा, मेरी वजह से दिख नहीं रहा। चलो हम एक तरफ हो जाते हैं। अब दिख रहा आपको? मल कुशीनगर दिख रहा सभी को? देखो अब दिख रहा होगा। चलो दिख गया। चलो मल को एक तरफ वो लिख देंगे, कोई समस्या नहीं। यहां लिख दूं क्या? इधर इधर लिख दे क्या? आप बाकी इधर लिख देता हूं, देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मल के बाद आएगा अपना क्या? काशी आएगा। तो का से काशी, का से काशी, का से वाराणसी। काशी को वाराणसी बोलते हैं। तो उस समय काशी अलग थी, वाराणसी अलग थी, ध्यान देना। उस समय काशी अलग थी, वाराणसी अलग थी। वर्तमान में काशी वाराणसी एक ही हो गई है। अब क्या है कि थोड़ा दूर दूर पड़ता था इलाका, तो कहा जाता है कि बाद में धीरे धीरे मकान बनते गए और काशी और वाराणसी दोनों मिक्स हो गए, इसलिए काशी को वर्तमान में वाराणसी भी कहा जाता है। ठीक है ना? तो काशी की राजधानी उस समय क्या थी? वाराणसी थी। ये आपको थोड़ा याद रखना है। काशी की राजधानी क्या है? काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी। काशी की राजधानी हो जाएगी आपकी वाराणसी। ठीक है जी, क्लियर सभी का? आगे बढ़ जाए क्या? चलो आगे देखते हैं। अगली राजधानी देखो, काशी हो गया अपना। इसके बाद हम देखेंगे कौन सा? मगध। अरे मोस्ट बैंक क्राइम भी मगध। मगध की राजधानी क्या है भैया साहब? ध्यान दीजिएगा, मगध की राजधानी क्या है? तो सभी को पता होगा मगध की राजधानी जिसको हम बोलते हैं गिरिब्रज। मगध की राजधानी क्या है? गिरिब्रज है, या फिर इसी को हम बोलते हैं राजगिरी। इसी को क्या बोलते हैं? राजगिरी भी बोलते हैं। गिरिब्रज या राजगिरी। मगध, गिरिब्रज या राजगिरी। काशी तो वाराणसी है। मल, जब आपको कोई मित्र मिलता है वो खुशी हो जाती है। जहाँ श्री का वास होता है वहाँ खुशी होती है। तो कुशल मंगल होते हैं सब। कुशल मंगल मतलब श्रावस्ती, है ना? फिर उसके बाद अहि क्षेत्र, काम्पिल थोड़ा याद करना आपको पांचाल के हिसाब से। चेंदी आपको याद है खजुराहो, अवंती आपको याद है उज्जैन। सुरसेन की मथुरा है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में। और मत्स्य विराटनगर और कुरु इंद्रप्रस्थ है। बाकी कंबोज का आटा के गंधार का तक्षशिला है, अशमक का पोटली है। बाकी तो आपको याद है। अब देखो इसके बाद मगध के बाद क्या आएगा? तो ध्यान देना दोस्तों, मगध के बाद आएगा अपना, और क्या बचा रहे? मगध के बाद ये आएगा बस है। बस कौशाम्बी किधर है? बस कौशाम्बी किधर है? तो बस की राजधानी तो आपको वैसे याद हो जाएगी जिससे मैं पूछता हूं कि हे बस बताओ कौशाम्बी किधर है।
जिससे मान लो श्री कृष्ण एक बार जा रहे थे, कहा जाता है कि हे वत्स बताओ कौशाम्बी का रास्ता किधर से जाता है। तो आपको ऐसे याद होना चाहिए कि वत्स जब आए, वत्स से पूछते, वत्स किसे बोलते हैं, जो कोई दिखता हमें अनजान व्यक्ति उससे हम बोलते हैं वत्स, वत्स बोलते हैं ना, वत्स, हे वत्स कौशाम्बी किधर है। तो वत्स की राजधानी हो जाएगी कौशाम्बी, है कि नहीं है। तो वत्स, ध्यान देना, वत्स की राजधानी हो जाएगी क्या, कौशाम्बी। हे वत्स कौशाम्बी किधर है। तो वत्स की राजधानी याद रखना है क्या, कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या भैया साहब, कौशाम्बी। वत्स की राजधानी हो जाएगी कौशाम्बी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े अपन। वेरी वेरी मोस्ट भयंकर आईएमपी टॉपिक है, पूरा का पूरा याद रखना पड़ेगा आपको। हाँ, बहुत मेहनत के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, बहुत मतलब पूरी जी जान लगा के बता रहा हूँ ताकि आपको पूरा याद हो जाए, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ो। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलो मैं अंडरलाइन कर दूंगा, बाद में आपको सब दिखेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या बचा अपना, वत्स हो गया, तो वत्स हो गया तो हो गया, फिर और क्या बचा भाई, गिनो रहे कितने हो रहे, देखा 3 तो ये है, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और कितने बच गए, एक अवंती बच गया ना, अवंती तो लिख लिया यार, कम क्यों पड़ रहे हैं हमारे। अच्छा वज्जी और अंग बच रहा ना अभी तो, हाँ वज्जी और बच रहा है, वज्जी और अंग बच रहा है। देखिए अगला है दोस्तों वज्जी। अब वज्जी की राजधानी तो आपको पता होना चाहिए, वज्जी की राजधानी क्या थी भैया, बताओ जरा, वज्जी की राजधानी क्या आएगी, बताओ। वहां से वज्जी याद रखना है, वहां से वज्जी, और वहां से वज्जी, वहां से वैशाली। आप सबको बताएं, वैशाली के बारे में पढ़ाता था मैंने, जैन धर्म में पढ़ाया था आपको, बौद्ध धर्म में। तो वज्जी से हो जाएगा वैशाली, वज्जी की राजधानी क्या है, वैशाली है। क्लियर सभी का। उसके बाद बचा अपना क्या, वज्जी के बाद क्या बचा, अंग बचा। अंग किसका बचा है, अंग किसका, चंपा का अंग बचा है। तो चंपा राजधानी हो जाएगी अंग की, यानी कि अंग किसका है, चंपा का अंग है। वज्जी वहां से वैशाली याद रखना है वत्स कौशाम्बी किधर है, तो कौशाम्बी आपको ऐसे याद रखना है, वत्स से। गिरिब्रज मगध, मगध से गिरिब्रज, ये तो याद करने की जरूरत है आपको, काशी को वाराणसी बोलते हैं। अब देखो अगला कौन सा, अंग है, अंग भी मोस्ट है, शरीर का एक एक अंग मोस्ट है भैया, बहुत मोस्ट है शरीर। तो अंग किसका मोस्ट है, चंपा का मोस्ट ज्यादा है। तो चंपा का अंग, अंग किसका, चंपा, अरे अंग से अंग हो गया, चंपा लिखो, अंग की जगह आएगा चंपा। तो चंपा वेरी वेरी मोस्ट, चंपा बहुत मोस्ट है चंपा। तो अंग का मतलब हो जाएगा किसका, चंपा का अंग। तो अंग की राजधानी क्या है, चंपा। ठीक है जी, क्लियर सभी का हो जाएगा। अब गिनो जरा, देखिए 3 तो ये हो गए थे, 4 5 6 7 8, चलो एक नंबर डाल देता हूँ, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 महाजनपद मैंने आपको बताया। अगर किसी को इसमें कोई समस्या हो तो मुझे बता दो अभी, और मैं एक बार और थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ आपको, ताकि आपको कोई प्रकार की कोई आपत्ति ना आए। चलो रिवीजन करवा दूँ क्या, बोलो फटाफट। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा कम्बोज हाटकपुर के बारे में। तो कम्बोज से आपको याद रखना है हाटकपुर, कम्बोज की राजधानी हाटकपुर है। इसके बाद कुरु हो जाएगा अपना, मत्स्य हो जाएगा, सुरसेन हो जाएगा और अवंती हो जाएगा। इसके बाद गांधार, धार से याद रखना है कि धार किस पे करते हैं, तक्षशिला पे करते हैं। और कम्बोज बोझ हटाएंगे तो हाटकपुर आएगा। और गंधार, धार से धार करने के लिए तक्षशिला शिला की जरूरत पड़ेगी, तो गंधार धार करने के लिए शिला की जरूरत पड़ेगी, मतलब गंधार से तक्षशिला हो जाएगा। वत्स से वत्स पांचाल, ये देखिए पी के, फिर मैंने आपको बताया था क्या, पी के एम मतलब पी से पी पंचाल, के से कौशल, माँ से मल्ल, और फिर के आएगा काशी, और फिर एम से आएगा मगध। तो पी के एम आपको याद रखना है। फिर क्या होगा गुरु जी, वाह, तो वाह से भी आपको याद रखना है, वी से वज्जी और आ से अंग, सॉरी हाँ, वी से वज्जी और वाह से अंग रखना है। तो ये आपका कौशल मल्ल अंग हो जाएगा। उसके बाद के से काशी हो जाएगा, एम से मगध हो जाएगा, सी से चेंदी हो जाएगा, और वी से आपका वश हो जाएगा। इसके बाद अश्मक की राजधानी आपकी पोटली हो जाए, पोटली हो जाएगी, और अश्मक आपका दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद हो जाएगा। कोई समस्या यहाँ तक। इसके बाद कुरु की राजधानी मैंने आपको बता दी है। कुरु की राजधानी है क्या, इंद्रप्रस्थ। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है।
सुरसेन की राजधानी आपकी मथुरा है। अवंती की राजधानी आपकी उज्जैन है। चेंदी की राजधानी खजुराहो या शक्तिमती है, शक्तिमती बोलते हैं इसको। पांचाल की राजधानी अहिछत्र या फिर काम्पिल है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती है और मल्ल की राजधानी आपकी कुशीनगर है। इसके बाद मैंने आपको बताया था काशी की राजधानी वाराणसी है। काशी तो आप सभी को पता है, काशी से वाराणसी बन गया वो। मगध की राजधानी गिरिब्राज या राजगिरी है। वश है, वश से कौशाम्बी किधर है, तो आप सभी जानते हैं वश से हम पूछेंगे कौशाम्बी किधर है, तो कौशाम्बी राजधानी हो जाएगी वश की, तो वश की राजधानी कौशाम्बी है। वाह से वज्जी, वाह से वाह, वाह से वज्जी, वाह से वैशाली याद रखना है। अंग किसका है, चंपा का अंग है। याद हो जाती क्या, 16 के 16 महाजनपद याद हो जाएंगे। कोई सा भी महाजनपद ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको याद ना हो। और पी के एम तो याद होना चाहिए। पी के एम वाह, पी के एम वाह और वीसी, पी के एम वी वाह, सॉरी पी के एम वाह, वाह मतलब वी ए वाह और वीसी हो जाएगा। पी से पांचाल, कैसे कौशल, मैम से मल्ल और कैसे काशी, माँ से मगध और फिर वाह से वानी, वाह से हो जाएगा वज्जी और एस हो जाएगा अंग और वी से हो जाएगा, वी से वश से हो जाएगा और सी से चंदी हो जाएगा। बाकी कुरु मत्स्य सुरसेन आपको पता ही है, अवंती आपको पता ही है, अस्मक दक्षिण में पड़ता है आपका, एकमात्र दक्षिण में पड़ता है, गोदावरी नदी किनारे वो आपको याद है। बाकी दो आपको कम्बोज और गंधार आपको याद है। हो तो गए 16 महाजनपद। कोई समस्या हो तो बताओ जरा, कोई समस्या है क्या, याद हो जासी क्या, बोलो। याद हो गए 16 के 16 महाजनपद, ये पूरा का पूरा याद हो गया आपको। चलिए अब देखो सारे के सारे याद होना चाहिए, नहीं तो ये प्रश्न आपके गलत हो जाएंगे। याद हो गया क्या, बोलो। हाँ, आज क्या मैंने इसीलिए मैंने स्लाइड नहीं लाया, मैं बिना स्लाइड के मैंने हाथ से लिख के बताया आपको पूरा का पूरा। ये चीज़ें आपको स्लाइड में नहीं समझ में आती, इसलिए मैंने हाथ से लिखा है कि नहीं है। अब पूरा का पूरा देखो, स्लाइड में तो ऐसा होता है कि डायरेक्ट पढ़ देते हम, लेकिन वहाँ पर क्या होता है याद कम होता थोड़ा सा, इसलिए हमने जो है इसको ऐसे बनाया। ठीक है जी, क्लियर सभी का। अब आप लोग एक काम करना, मेरी बात सुनो। पहली बात तो जो बच्चे नए हैं वो ध्यान देना, जो बच्चे नए हैं वो ध्यान दो। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक तो आप 8 बजे टेस्ट देने आओ। पहली बात तो ये, क्या करने आओ, 8 बजे टेस्ट देना आओ। मतलब 8 बजे आपको टेस्ट देना आना है अनअकैडमी ऐप पर। अब टेस्ट कैसे देना वो आपको बता देता हूँ। देखिए, टेस्ट होगा 8 बजे अनअकैडमी पर, 8 PM पे टेस्ट चालू होगा। आप सभी लोग टेस्ट देने आ जाना, और जो बच्चे आज नहीं है वो कल देखेंगे तब भी वो रिकॉर्ड हो जाएगा, कल भी आप टेस्ट लगा सकते हैं इसका, है ना। तो 8 बजे टेस्ट होगा अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर आप स्पेशल क्लास में, यानी कि MPPSC कैटेगरी में जाकर स्पेशल क्लास में जाना। स्पेशल क्लास में जाकर आप वहाँ पर ईश्वर सिंह नाम सर्च कर लेना। क्या नाम सर्च करोगे, ESHAWAR, ये नाम आप सर्च कर लीजिएगा और SINGH कर लेना लास्ट में। और मेरी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी, मेरी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी, वहाँ पर फॉलो का बटन दबा लेना। फॉलो आप जरूर कर लेना ताकि आपका आपको डेली क्लास मेरी मिल जाए। ये तो आपको बता दिए, लेकिन आप एक काम करो, सीधा काम करो, ये तो आप कर ही लेना। एक और काम कर लेना कि MP 360 बाई ईश्वर सर नाम का एक चैनल बना रखा है मैंने, MP 360 बाई ईश्वर सर, ये चैनल आप सर्च कर लो, ये आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। ये टेलीग्राम पर आप सर्च कर लो इस चैनल को और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, ताकि आपको डेली की मैं लिंक वहाँ पर दे दूँ, ताकि झंझट खत्म, है कि नहीं। चलिए, अच्छा लगा आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज का सेशन हमारा समाप्ति की ओर जा रहा है, और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को कि आप सभी ने इतना अमूल्य समय दिया और अच्छे से पढ़ा, आपने पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ा आपने सभी ने, और मुझे अच्छा लगा कि आप सभी ने ध्यानपूर्वक पढ़ा इसको, और अच्छा सा आपको मज़ा भी आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया इसको। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो मिलते हैं अपन 8 बजे अनअकैडमी ऐप पर, और बहुत भयंकर टेस्ट सीरीज लेने वाला हूँ। वहाँ पर मैं पूरी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज रहेगी। जो बच्चे नए हैं वो जरूर आए, एक बार आप भी तो टेस्ट देके देखो, मज़ा तो आए नहीं आए तो बता देना मुझे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, ऑल द बेस्ट। तब तक के लिए नमस्कार, और लाइक कमेंट करना जरूरी है, ये हमारा ये लाइक कमेंट करना पड़ेगा। और बाकी सिकंदर का आक्रमण कल बताऊंगा, अरे मैं छूट गया आज, सिकंदर का आक्रमण के बारे में कल बता देंगे आपको, है ना। पूरा का पूरा सिकंदर का आक्रमण कल बता दूंगा मैं, और छूट गया आज, सेशन टाइम हो गया ना अपना 7:30 बजने वाली, इसलिए सिकंदर का आक्रमण कल करेंगे हम, ठीक है ना। सिकंदर का आक्रमण हुआ था, सबसे पहले पोरस राजा से लड़ा था सिकंदर, है ना। पोरस राजा से लड़ा था सिकंदर, आया था और उससे लड़ा था। कहा जाता है कि पोरस राजा ने भी पीछा नहीं छोड़ा था उसका। तब कहा जाता है कि वहाँ पर सिकंदर राजा ने उसको पकड़ लिया था। तब कहा था कि उसने कि भैया तू क्या चाहता है, तब उसने कहा था कि एड़िया रगड़ या दुश्मनी निकाल ले, अगर भाई समझता है तो गले लगा ले, या फिर दुश्मन समझता है तो फिर हसरत निकाल ले।
ये उसने कहा था सिकंदर ने, है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल और सिकंदर के बारे में कल पढ़ेंगे। कल हमारा मगध उत्कर्ष का रहेगा टॉपिक, और कल 6 बजे जरूर आना आप सभी लोग। अभी 8 बजे जरूर आओ, पहले तो 8 बजे आओ अभी आप, ठीक है दोस्तों। जय माता दी सभी को, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद, नमस्कार, ऑल द बेस्ट।